रूडो इमारत की छत से नीचे छात्रों को हंसते बोलते देख रहा था। वह बस उस बेवकूफ गेम को खत्म करना चाहता था। तभी एक आदमी, जिसने पहले भी उसे मारा था, उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसने फिर से क्लीनिंग को नजरअंदाज कर दिया है। फर्श पर अब भी बहुत गंदगी पड़ी थी। जब रूडो ने उसकी तरफ देखा तो उस आदमी ने गुस्से में पूछा कि वह ऐसे देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और उसे लात मार दी। आदमी बोला कि घर साफ करना रूडो का काम है, क्योंकि उसके माता पिता की मौत के बाद उन्होंने ही उसे पाला था। यह सब देख रही औरत मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसे पेरेंट्स के साथ ऐसा होना ही था। वे बहुत खराब अडॉप्टिव पेरेंट्स थे। जब रूडो ने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक लड़का मिला जिसने कहा कि यह उसकी गलती है और फिर जानबूझकर फर्श पर सोडा गिरा दिया। वह बोला कि यह गंदगी रूडो की है। पहले से ही पिटे हुए रूडो के पास आकर वह मजाक में पूछता है कि क्या वह दयालु नहीं है, और उसे और चिढ़ाता है। जब रूडो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी डेस्क पर स्क्रिबल्स बने हुए हैं और ऊपर एक फूलों का वास रखा है। पीछे से सब हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। टीचर क्लास में आकर उसकी डेस्क देखता है और उसे डांटने लगता है कि उसने यह सब क्या कर दिया। फिर मारूडो को लॉकर्स के पास धक्का दे दिया जाता है, जहां उसके 3 क्लासमेट्स उसे इंसल्ट करते हैं और रोज 2000 येन देने की मांग करते हैं। आखिर में रूडो इतना हेल्पलेस था कि कुछ कर ही नहीं पाया। उसने लड़कों की तरफ देखा और मुठ्ठियां भींची, लेकिन तभी किसी ने उसके पेट में लात मारी और फिर चेहरे पर घूंसा पड़ा। मारपीट जारी रहती है और एक लड़का उसे पैथेटिक कहकर चिढ़ाता है। कहता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स से मांगे। मार खाते हुए रूडो सोचता है कि लाइफ और उसमें मौजूद हर इंसान कचरा है, लेकिन उसे लगता है कि वह खुद उनसे भी बदतर है। तभी मारना रुक जाता है। उसका फोन जमीन पर गिर जाता है और एक बुली उसे देख लेता है। जैसे ही रूडो फोन उठाने जाता है, वह लड़का उस पर पैर रख देता है। टूटी स्क्रीन देखकर वह नकली माफी मांगता है और कहता है कि उसका पैर फिसल गया था। जब रूडो सिर झुका लेता है तो बुली फिर से पैर उठाकर मारने वाला होता है, लेकिन कोई उसे रोक लेता है और कहता है कि अब बस करो। वह निशी था, वेस्टर्न स्टाइल आर्चरी टीम का स्टार और हाल ही में नेशनल टूर्नामेंट का विनर। सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। उनमें से एक कहती है कि वह कितना अमेजिंग है, यहाँ तक कि कुरान जैसे लूजर की मदद करते समय भी। निशी बुली के कंधे को कसकर पकड़ लेता है और बुली पूछता है कि उसे क्या चाहिए। उसे सोचकर ही दर्द होने लगता है कि मिशी कितना स्ट्रांग है। पीछे से एक लड़का बेसबॉल बैट उठाकर आर्चर पर हमला करने वाला होता है, लेकिन स्विंग करने से पहले ही निशी उसे पंच मारकर गिरा देता है। जमीन पर पड़े लड़के को देखकर निशी कहता है कि सड़क पर ऐसी चीजें देखना बहुत अनप्लेजेंट है और सबको वहां से चले जाने को कहता है। टीए और उसके दोस्त इसे नॉनसेंस कहते हुए तुरंत चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिशी रूडो के पास बैठता है और पूछता है कि क्या वह मर गया है। वह उसे कहता है कि वापस लड़ने की कोशिश करो, वे लोग इसलिए ऐसे हैं क्योंकि रूडो कुछ नहीं करता, और पूछता है कि वह ऐसी जिंदगी जीने का दावा कैसे कर सकता है। खड़ा होते हुए रूडो मिशी की तरफ पीट कर लेता है और पूछता है कि वह क्या जानता है, लेकिन मिशी हैरान होता है कि इतनी मार खाने के बाद भी रूडो मजबूती से खड़ा है। उसे लगता है कि शायद उसे उतना डैमेज नहीं हुआ जितना दिख रहा था। वह सोचता है कि शायद रूडो ने आखिरी पल में अटैक्स डॉज कर लिए हो, लेकिन खुद ही बुदबुदाकर कह देता है कि यह कोई मूवी नहीं है। अब वर्तमान में लौटते हुए रूडो फिर से इमारत की छत से छात्रों को हंसते खेलते और बातें करते देख रहा था। वह जमीन पर बैठकर अपने टूटे हुए फोन को उदासी और दर्द भरी नजर से देखता है। ऊपर देखकर वह कहता है कि अब सब खत्म हो गया है। वह उस दर्द के साथ जीते जी थक चुका है। वह रूफटॉप की फेंस पर चढ़ता है, किनारे तक पहुंचता है और हाथ फैलाकर बैठ जाता है। कहता है कि वह उस बेवकूफ गेम को यहीं खत्म कर देगा। तभी आसमान में लाइटनिंग दिखाई देने लगती है और बोल्ट्स के बीच सर्कल्स बनने लगते हैं। उन सर्कल्स से बार्स के रूप में बाइनरी कोड आसमान से शहर की ओर गिरने लगता है। इमारतें टूटने लगती हैं। चारों ओर फोन्स अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। लोग डर जाते हैं और डिवाइसेस जमीन पर गिरने लगते हैं। कुरान सोचता है कि साफ मौसम में लाइटनिंग कैसे आ सकती है और यह सब क्या हो रहा है। वह आवाज सुनकर स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और देखता है कि एक स्टूडेंट डर के मारे चिल्ला रहा है क्योंकि उसका फोन अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। फोन पर बाइनरी कोड्स दिखते हैं जो एक बबल बनाने लगते हैं। बबल बड़ा होता जाता है और शेप लेने लगता है। वह स्टूडेंट डर से कांप जाता है क्योंकि वह बबल एक रैगिंग मॉन्स्टर में बदल जाता है जो उसे देखकर ग्रिन करता है। ड्रैगन्स, गॉब्लिन्स और दूसरे बीस्ट्स जैसे मॉन्स्टर्स सभी स्टूडेंट्स के फोन से निकलने लगते हैं और उन्हें दौड़ाने लगते हैं। टेरेस पर सुरक्षित खड़ा रूडो मदद की चीखें सुनता है और देखता है कि स्टूडेंट्स पर हमला हो रहा है।
एक एक करके सब गिरते जा रहे हैं और वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। अचानक पूरी दुनिया में मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स के झुंड प्रकट हो जाते हैं और सोसाइटी का पूरा ढांचा पल भर में टूट जाता है। माना जाता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन घटकर 1/10 से भी कम रह गई। इस कैटेक्लिज्म की ओरिजिन किसी को पता नहीं थी, जब तक कि कुछ यंग लोगों ने सच नहीं खोज ली। शुरुआत में बस इतना पता था कि मॉन्स्टर्स लोगों के स्मार्टफोन से निकले थे। इसके बाद की दुनिया में सर्वाइवर्स ने उस दिन को एक नाम दिया, जिसे अब डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। स्कूल की टेरेस की रेलिंग पर बैठा कुरोगाने सोचता है कि क्या फैंटेसी वर्ल्ड्स के मॉन्स्टर्स सच में ह्यूमैनिटी को मिटा रहे। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसने इसे खत्म कर दिया। नीचे कई लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और उन पर हमला हो रहा था, और वह कहता है कि यह एक डेथ ड्रीम है। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया या उसे इंसल्ट किया था, वे सब अब अटैक हो रहे थे। वह खुश होता है और कहता है कि उन्हें यही मिलना चाहिए। जो उसे नीचा दिखाते थे वे अब मॉन्स्टर्स के पंजों में थे और नरक जा सकते थे। मुस्कुराते हुए रिकुडा सोचता है कि वह सपना इतना रील कैसे लग सकता है, जब उससे जुड़े न होने वाले लोग भी मारे जा रहे। यह सब देखकर लड़का डिस्पेयर में पूछता है कि यह क्या हो रहा है और यह सपना खत्म क्यों नहीं हो रहा। उसकी लाइफ एक डिजास्टर थी, उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसके आसपास हर इंसान बुरा था, यहाँ तक कि उसका भाई भी। लेकिन अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। रोते हुए वह मानता है कि यह सही नहीं है। चाहे वह कैसे भी सोचे, लोगों का ऐसा अंत होना गलत है। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ वह एक आवाज सुनता है और टेरेस का दरवाजा खुलता है। एक गॉब्लिन अंदर आता है, जिसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। उसे देखकर रूडो समझ जाता है कि यह सपना नहीं है। उसी पल उसे इंस्टिंक्टिवली एहसास हो जाता है कि यह बिल्कुल रील है। गॉब्लिन उस पर मैश शे से हमला करने के लिए कूदता है और वार पड़ने से पहले ही रूडो रेलिंग से गिरकर टेरेस पर आ जाता है। उठते हुए वह समझता है कि वह बुरी तरह डर चुका है और मॉन्स्टर के हाथ में पकड़ा सिर देखकर उसे लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। उसे लगता है कि शायद उसका अंत इसी तरह होगा, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस उसे बताने लगती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह पहले से ही ऐसा सोच चुका था। वह इस गेम को खत्म करना चाहता था। लाइफ बेकार थी और दुनिया भी कुछ नहीं थी। चाहे यहीं खत्म हो या किसी और तरीके से, कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था और अंत में यह तय करता है कि वह खत्म ही नहीं होना चाहता। तभी वह एक आयरन बॉल उठाकर मॉन्स्टर के अटैक को रोकता है। टक्कर से वह जमीन पर गिर जाता है और लड़का सोचता है कि असली मौत इनसिग्निफिकेंट, मिजरेबल और पैथेटिक होती है। यह जानकर वह ऐसे खत्म नहीं होना चाहता, इसलिए वह मॉन्स्टर के अटैक का और ज्यादा विरोध करता है। उसे यह बात और साफ हो जाती है और वह चिल्लाने लगता है कि वह मरना नहीं चाहता, क्योंकि यह वह तरीका नहीं है जो उसने शुरू से चाहा था। इसलिए वह आयरन बार पकड़े रहता है और गॉब्लिन की मैशी को खुद पर वार करने से रोकता है। इंसानों में एक स्टेट होती है जिसे द जोन कहा जाता है। वजह चाहे जो भी हो, जब कंसंट्रेशन अपनी लिमिट पर पहुंच जाती है तो इंसान अपने शरीर और दिमाग पर पूरा कंट्रोल पा लेता है। इसी स्टेट में लड़का गॉब्लिन के पैरों के बीच वार करता है और उसे गिरा देता है। कहा जाता है कि जब कोई द जोन में जाता है तो उसे अपने आसपास की दुनिया साफ दिखने लगती है और वह इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स से सबसे सही एक्शन चुन पाता है। मॉन्स्टर के जमीन पर गिरते ही वह आयरन बार से उस पर वार करता है। गॉब्लिन को जमीन पर पड़ा देख रूडो खुद हैरान रह जाता है कि उसने क्या कर दिया। उल्टी करने के बाद वह बेबसी में चिल्लाता है और उसे लगता है कि अब तक उसकी जिंदगी असली नहीं थी, इसलिए दिल की गहराई से उसे लगता है कि वह जीना चाहता है। तभी वह किसी की आवाज से जागता है जो पूछ रहा था कि वह ठीक है या नहीं। उठकर वह देखता है कि वह मिशी है, जो जिंदा होने पर उसका धन्यवाद करता है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसके सिर से बहुत खून बह रहा था, इसलिए वह डर गया था। रूडो मिशी को देखता है और उसे पहचान लेता है। लड़का उठता है और घूमता है तो आर्चर उसे ज्यादा जोर न लगाने को कहता है। फेंस के बाहर देखने पर उसे पूरा शहर जलता हुआ दिखाई देता है। आसपास वह कुछ स्टूडेंट्स को बैठा हुआ देखता है जो बहुत डरे और टूटे हुए थे। उनमें तीता टी और एआर भी थे, वही बुलीज जिन्होंने उसे मारा था। अब वे डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सकूरा कहती है कि यह सब इम्पॉसिबल है और पे टीचर मामा उसका कंधा पकड़कर कहता है कि सब साथ रहें, वह उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और सेफ रखेगा। लेकिन लड़की फिर भी वरीड थी। आसपास की लड़कियां कहती हैं कि वह उसे गंदी नजर से देख रहा है और उन्हें उस पर दया आती है। कुराने पास पड़े सामान के ढेर को देखता है और निशी समझाता है कि यह बैरिकेड है जिसे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए जो कुछ भी मिला उससे बनाया गया है।
सब लोग उन मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स से भागकर रूफटॉप पर आए थे और जल्दी में बैरिकेड बना ली थी। हाथ चेहरे पर रखते हुए कुर्गन कहता है कि अभी भी कुछ लोग स्कूल में नीचे फंसे हुए हैं। बैरिकेड के दूसरी तरफ से वे अंदर आने की भीख मांग रहे थे। स्टूडेंट्स सीढ़ियां चढ़कर मदद मांग रहे थे, लेकिन वामा और एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि बैरिकेड हटाई नहीं जा सकती। आर्चर के आने तक बस दूसरी तरफ से स्क्रीम्स ही सुनाई दे रही थीं। निशी कहता है कि उसे सच में बहुत बुरा और गिल्टी महसूस हुआ कि उसने बैरिकेड नहीं खोली। हालांकि उसे लगता है कि अगर खोल भी देता तो वे बच नहीं पाते। रूडो उससे कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, कोई भी ऐसा अंत नहीं चाहता और उसने भी जिंदा रहने के लिए पूरी कोशिश की थी। मॉन्स्टर की बॉडी को देखकर आर्चर पूछता है कि क्या यह रूडो ने किया है, क्योंकि वह पूरी तरह हिल गया था और उसने कभी ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वह कहता है कि अगर उसके पास ऐसी डिटर्मिनेशन होती तो शायद वह उन स्टूडेंट्स को बचा पाता। तभी वे स्क्रीम्स सुनते हैं और पे टीचर सबको सिचुएशन समझने को कहता है। सबसे पहले फोन से मॉन्स्टर्स निकलने की बात आती है। सकूरा अपना फोन दिखाती है जो पहले काम कर रहा था लेकिन अब पूरी तरह बंद है। एक और स्टूडेंट भी अपना फोन दिखाता है जो बंद था। इस तरह सबको समझ आ जाता है कि उनके फोन्स चालू नहीं हो रहे हैं और रूडो का फोन तो टूटा हुआ था। टीचर दुख जताता है कि ऐसे में वे हेल्प के लिए कॉल नहीं कर सकते। कावन सोचने लगता है कि इसका मतलब क्या है। मॉन्स्टर्स फोन से निकले हैं तो सब कुछ किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके फोन से कोई मॉन्स्टर नहीं निकला। वह सोचता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसका फोन टूटा हुआ था। वाइमा कहता है कि वे कहीं नहीं पहुंच रहे हैं और स्टेटस को बनाए रखने की बात करता है। वह पुलिस या डिफेंस फोर्सेस के आने तक इंतजार करने का सुझाव देता है और पूछता है कि क्या सब समझ गए। रूडो पूछता है कि क्या वह सीरियस है, जिससे टीचर कंफ्यूज्ड हो जाता है। रूडो समझाता है कि अगर मॉन्स्टर्स फोन से निकले हैं तो यह बहुत मुमकिन है कि वे पूरे शहर में हो, न कि सिर्फ स्कूल में। आज के समय में फोन्स हर जगह हैं, खासकर जापान में, इसलिए पूरी दुनिया की हालत भी शायद यही होगी। वह अंत में कहता है कि उसे नहीं लगता कि पुलिस या स्पेशल फोर्सेस ऐसी हालत में कुछ कर पाएंगे। यह सुनकर स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं। निशी पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ रुकने के बजाय कोई ज्यादा सेफ जगह ढूंढनी चाहिए और रिकुडो जवाब देता है कि अगर वे ऐसा अंत नहीं चाहते तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। तभी तीता खड़ा होकर चिल्लाता है कि एक पैथेटिक इंसान ऐसे सेल्फिश ऑर्डर्स क्यों दे रहा है। वह रूडो के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि लगता है रूडो को सबक सिखाए बिना वह समझेगा नहीं। लेकिन रिकुडो कोई जवाब नहीं देता और बस उसे घूरता रहता है, जिससे वह नर्वस हो जाता है। कुरान सोचता है कि बुली को क्या हो गया जो वह इतनी बकवास कर रहा है। उसी पल बाकी स्टूडेंट्स भी तीता से सहमत होकर रिकुडो को इंसल्ट करने लगते हैं। मिशी और सकूरा सबको शांत करने की कोशिश करते हैं। तीता रूडो से पूछता है कि क्या वह इतना डर गया है कि उसकी आवाज चली गई, लेकिन रूडो बस यह सोच रहा था कि जमीन पर पड़े मॉन्स्टर के सामने यह बुली कितना चावा लग रहा है। उसे उकसाने के लिए तीता कुछ मांगता है, जिस पर रिकुडो जवाब देता है कि वह छोटी छोटी बातों पर उसे परेशान करना बंद करे क्योंकि वह सबको अनोइंग लग रहा है। उसके शब्द सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गुस्से में तीता उसे पंच मारने की कोशिश करता है। आर्चर बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो तीता का हाथ पकड़ लेता है। उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। यह देखकर सब शॉक में रह जाते हैं। जमीन पर पड़ा स्टूडेंट दर्द की शिकायत करता है और रूडो से छोड़ने की भीख मांगता है। वह कहता है कि यह सिचुएशन एब्सर्ड है और सोचता है कि वह कभी तक जैसे इंसान से डर कैसे गया था। तक जमीन पर पड़े पड़े रिकुडो को गालियां देता है और धमकाता है, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाता। इंसल्ट्स के बावजूद रूडो उसे और जोर से जमीन पर दबा देता है। निशी रूडो का हाथ पकड़कर उसे रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पागल हो गया है और टक को सीरियसली घायल कर देगा। उसे देखकर निशी सोचता है कि क्या यह वही इंसान है जिसे पहले बुली किया जाता था। आसपास खड़े स्टूडेंट्स यह सब डिसबिलीफ के साथ देखते रहते हैं। उठने के बाद तीता फिर से रिकुडो को धमकाने और गालियां देने लगता है, जिस पर इरिटेट होकर आर्चर चिल्लाता है कि यह लड़ाई का समय नहीं है। बुली को पीछे हटने के लिए कहते हुए रिकुडो मिश की तरफ मुड़ता है और कहता है कि यह सब पुरानी बात हो चुकी है और रिकुडो भी सहमत होता है। फिर समूह की ओर देखते हुए रूडो कहता है कि सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आगे क्या करना है, न कि बेकार की लड़ाइयों में उलझना। यह सुनकर बुली गुस्से में उसे लगातार अपमानित करता रहता है, लेकिन तभी टीचर बीच में रोकते हैं
और पूछते हैं कि क्या वे चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। मिशी टीचर को बुलाता है और आगे आकर कहता है कि संक्षेप में उस छत पर कुछ भी नहीं है और उसे नहीं पता कि मदद कब आएगी या सबसे बुरे हाल में आएगी भी या नहीं। उन्हें हर हाल में एक सुरक्षित जगह चाहिए, साथ ही खाना और पानी की सप्लाई भी। लेकिन कुराने बीच में टोकते हुए कहता है कि अगर संभव हो तो उन्हें वेपन्स भी चाहिए। सकुरा पूछती है कि क्या ऐसी कोई सुरक्षित जगह मौजूद है और आचर जवाब देता है कि यही असली समस्या है। रिकूडो कहता है कि उन्हें अंदर की स्थिति जांचनी होगी क्योंकि यह जाने बिना कि ट्रैवल करना संभव भी है या नहीं वे शुरुआत नहीं कर सकते। स्टू चिल्लाकर कहता है कि वह इसके खिलाफ है क्योंकि यह बहुत खतरनाक है और रास्ते में मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, उन्हें यहीं रहकर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। टीचर कहते हैं कि लड़का सही है और कम से कम हॉलवे तो देखनी चाहिए, लेकिन छात्र इसका विरोध करते हैं और पूछते हैं कि मॉन्स्टर्स के बीच चलना कौन चाहेगा। तब टीचर कुरान और टेटा को बुलाते हैं और दोनों से इमारत के अंदर की स्थिति जांचने को कहते हैं। दूसरा लड़का अपना नाम सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि उदाहरण देने के लिए टीचर को खुद जाना चाहिए, लेकिन टीचर कहते हैं कि वह छात्रों की रक्षा के लिए यहीं रहेंगे। लड़कियां भी सहमत होती हैं और कहती हैं कि अगर वे पुरुष हैं तो उन्हें जाना चाहिए। घबराहट में वह उन्हें अपशब्द कह देता है। रूदो उस आयरन पाइप को उठाता है जिससे उसने मॉन्स्टर पर हमला किया था और बैरिकेड की ओर बढ़ता है। डरा हुआ लड़का पूछता है कि क्या वह सच में सीरियस है और रिकूडो उससे उल्टा सवाल करता है। वह कहता है कि जितनी देर वे यहाँ रहेंगे स्थिति उतनी ही खराब होगी, वे या तो भूख से मरेंगे या मॉन्स्टर्स द्वारा खा लिए जाएंगे। दोनों ही हालत में अंत यही है और वह ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह सुनकर निश को हिम्मत मिलती है और वह अपना इक्विपमेंट पकड़ते हुए कहता है कि रूदो सही है और वह भी जाएगा क्योंकि हो सकता है वहां और सर्वाइवर्स हों। वायामा डरते हुए कहता है कि अगर लड़के को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी होगी और लड़कियां चिल्लाकर उसे न जाने को कहती हैं क्योंकि यह खतरनाक है। उसी पल रूदो उसे हिपोक्रेट कहता है और कुरोगाने कहता है कि उसे खुशी है कि निश साथ आ रहा है क्योंकि चिहुआहुआ जैसा लड़का जाने के मूड में नहीं लगता, जिससे बाकी लोग उस निकनेम पर हैरान हो जाते हैं। टेक्विटा को डर से कांपते देख रूदो समझ जाता है कि वह सच में बिल्कुल चिहुआहुआ जैसा है। लड़का पूछता है कि क्या निश सच में श्योर है, क्योंकि सच कहें तो यह एक्सप्लोरेशन खतरनाक होगी और हमला होने की संभावना ज्यादा है। मुस्कुराते हुए निश कहता है कि वह मरना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास न मरने की एक वजह है, एक लड़की और एक खिड़की की छवि याद करते हुए और अपने शब्दों को याद करते हुए रूदो अपने दोस्त से कहता है कि वह भरोसेमंद लगता है और दूसरा जवाब देता है कि उसमें भी रूदो की तरह ही स्क्रू लूज है। थोड़ी अजीब स्थिति में वह कहता है कि उसे अभी तक रूदो का नाम भी नहीं पता। दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं और मजाक करते हुए बैरिकेड पार कर लेते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। कुरान और निश एक कॉरिडोर में चलते हैं जो लाशों से भरा है। आचर कहता है कि सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा है और उसका दोस्त जवाब देता है कि यह बस रियलिटी है। लड़का कहता है कि वह समझता है लेकिन सोचता है कि सारे मॉन्स्टर्स कहाँ हैं, यह जोड़ते हुए कि वह शिकायत नहीं कर रहा, बस इसे एंटीक्लाइमैक्टिक पा रहा है। उसका दोस्त जवाब देता है कि शायद वे स्कूल छोड़कर शहर चले गए होंगे और रूदो पूछता है रूदो कहता है कि स्कूल पहले ही बंद था और उसे शक है कि वहां मॉन्स्टर्स के लिए ज्यादा शिकार नहीं था, इसलिए वे बेहतर जगह की तलाश में चले गए। आचर सहमत होता है लेकिन कहता है कि यह सुनना भयानक है। बातचीत के बीच उसे कुछ महसूस होता है। लड़का बोलने ही वाला होता है कि आचर उसे रोक देता है। दोनों दूर के कॉरिडोर से आती थपथपाहट की आवाज सुनते हैं और सतर्क हो जाते हैं। मिशी झांकता है और कॉरिडोर के बीच एक गॉब्लिन देखता है। वह अपने दोस्त की ओर देखता है और दोनों मान लेते हैं कि अगर यह अकेला है तो वे इसे गिरा सकते हैं। वह अपना बो निकालता है और डिस्टेंस बनाए रखते हुए इक्विपमेंट तैयार करता है। ध्यान केंद्रित कर वह एक सटीक एरो चलाता है जो गॉब्लिन की पीठ से होकर उसकी छाती में घुस जाती है। मॉन्स्टर अपनी हाई रेजिलियंस के कारण नहीं गिरता और पीछे मुड़कर आचर को देख लेता है और अटैक स्क्रीम निकालता है। आचर तनाव में आ जाता है और दूसरा एरो निकालने से पहले ही गॉब्लिन इनक्रेडिबल स्पीड से उसकी ओर दौड़ता है। कुरागन बीच में कूदकर पाइप से उसके सिर पर वार करता है। गॉब्लिन दूर जा गिरता है, लगभग इनकैपेसिटेटेड होकर ताकत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़का सामने आकर उस पर कई वार करता है और उसे खत्म कर देता है। निश शव के पास आकर कहता है कि उसका दोस्त उम्मीद के मुताबिक ब्रूटल था। वह आचर से पूछता है कि क्या और मॉन्स्टर्स के कोई संकेत हैं। युवा आदमी कहता है कि आसपास कुछ नहीं है और सब ठीक रहा। दूसरा सहमत होता है। अपने विचारों के बीच रूदो कहता है कि कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी हैं जिनके सामने इंसानों का कोई चांस नहीं, ड्रैगन्स को याद करते हुए जिन्हें उसने पहले देखा था। मिशी भ्रमित होकर पूछता है कि ये मॉन्स्टर्स क्या हैं और कहता
है कि देखने में ये सब वीडियो गेम जैसे लगते हैं। वह जोड़ता है कि जिसे उन्होंने अभी मारा वह गॉब्लिन जैसा था। कावन कहता है कि उसे लगता है उसने इन्हें पहले कहीं देखा है और वह और ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसका साथी कांपने लगता है, यह समझते हुए कि अगर मॉन्स्टर का एक भी वार लग जाता तो वह सच में मर जाता, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ वह मुट्ठी भींच कर कहता है कि अब रियल लाइफ में वे सच में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। दूसरा सहमत होता है और जोड़ता है कि गेम के उलट उनके पास कोई लेवलिंग सिस्टम, चीट्स या मैजिक नहीं है, वे बस सामान्य इंसान हैं। आर्चर कहता है कि रिकूडो बिल्कुल नोवाइस नहीं है और पूछता है कि क्या उसे किसी वेपन ट्रेनिंग या मेंटोर से सिखाया गया है, लेकिन रिकूडो अपनी यादों में खो जाता है और अपने भाई को याद करता है जिसे उसने 1-on-1 बैटल में हराया था, और आर्चर को जवाब देता है कि उसे कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। निश पूछता है कि फिर उसने इतने स्किल्स होने के बावजूद उन लड़कों से बुलिंग क्यों सहन की। कुरामे जवाब देता है कि उसे खुद ठीक से नहीं पता। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक जलते हुए कमरे में पहुंचते हैं जहां कई शव पड़े हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहते हैं। आर्चर कहता है कि सब कुछ डरावनी तरह से शांत है और लगता है कि छठी मंजिल पर वही एक मॉन्स्टर था। रूडो समझाता है कि उस मंजिल पर ज्यादातर ट्रेनिंग एरियाज थे, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन नीचे और मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। वे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नीचे जाने से पहले रूडो कहता है कि वह उनके ऑब्जेक्टिव साफ करना चाहता है। कुरान कहता है कि लक्ष्य स्थिति का आकलन करना है। स्थिति पर बात करते हुए मिशी जोड़ता है कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि स्कूल में कितने लोग हैं और कौन कौन से एस्केप राउट्स उपलब्ध हैं। आर्चर जोर देता है कि अगला कदम उठाने के लिए उन्हें जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका साथी कहता है कि कुछ जानकारी के साथ जिंदा लौटना सबसे जरूरी है, और अगर खतरा हो तो कोई भी खुद को बचाने के लिए दूसरों को छोड़ सकता है। माहौल हल्का करने की कोशिश में रूडो कहता है कि यह इमरजेंसी सिचुएशन है और ऐसे फैसलों को लेकर किसी को भी मन में बुरा नहीं रखना चाहिए। वह मजाक करता है कि उसका साथी बहुत टफ बन रहा है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही नीचे की मंजिल से क्राई फॉर हेल्प सुनाई देती है। रूडो एक पल के लिए जम जाता है और फिर सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ता है। उसका साथी कहता है कि वह रूडो को अच्छी तरह जानता है, ऐसा इंसान जो नीचे फंसे लोगों को कभी छोड़ नहीं सकता। नीचे एक मॉन्स्टर घूम रहा है जिसके हाथ में आयरन क्लब है। वह गॉब्लिन जैसा है लेकिन उससे बड़ा है और उसके सींग हैं। टाचा बोटो ने एक कैबिनेट में छिपी हुई है और आवाज न करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक छोटे गैप से जो वह देखती है उससे डर जाती है। गॉब्लिन्स उसके क्लासमेट्स के कपड़े उतार रहे हैं और वे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। वह सोचती है कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन जानती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। एक क्लासमेट गॉब्लिन से रुकने की भीख मांगती है, लेकिन वह फ्रेंजी में आकर उस पर हमला कर देता है। वह आंखें बंद कर कान ढक लेती है और जो देख रही है उससे पूरी तरह पैनिक में चली जाती है। हमेशा कुछ न करने और हर चीज से भागने के लिए खुद से माफी मांगती है। यादों में वह खुद को भीड़ में देखती है जहां रूडो को क्लास बुलीज पीट रहे हैं और उसे याद आता है कि उसने तब सोचा था कि उसे यह हिंसा रोकनी चाहिए। कांपते हुए वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लॉन्ड हेयर वाला बुली रूडो के चेहरे पर लात मार देता है और वह फिर से माफी मांगने लगती है। उसे लगता है कि साके उसका कंधा पकड़कर उसका नाम ले रहा है और पूछ रहा है क्या हुआ है, और कह रहा है कि क्लास शुरू होने वाली है। मुश्किल से प्रतिक्रिया देते हुए वह उसके द्वारा खींच कर ले जाई जाती है, जो जिद करता है कि उन्हें जाना चाहिए। जबकि रूडो जमीन पर पड़ा रहता है। टैबाना फिर कैबिनेट में होश में आती है और समझती है कि उसने देखे गए तनाव से बेहोशी हो गई थी। घबराहट में वह सोचती है कि सबके साथ क्या हुआ और वह कितनी देर से वहां थी। कई सवालों के बीच वह जेब से फोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में वह हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और तेज आवाज करता है। वह बहुत नर्वस हो जाती है और देखती है कि आसपास की आवाजें पल भर के लिए तेज होती हैं, फिर अचानक शांत हो जाती हैं। अभी भी बेहद एंग्शियस वह समझती है कि अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा और सोचती है कि क्या उन्होंने उसे देख लिया। तभी दो गॉब्लिन्स कैबिनेट का दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही वह कमरे में पड़ी सारी लाशें देखती है और उसका दोस्त निसाकी भी वहां होता है। गॉब्लिन उसके बाल पकड़कर उसे बाहर खींचता है और उसके कपड़े फाड़ने लगता है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, तभी एक और मॉन्स्टर आता है और एक ही वार में उस गॉब्लिन पर हमला कर देता है, जिससे लड़की और डर जाती है। कमरे के बाकी गॉब्लिन्स मॉन्स्टर को घेर लेते हैं, लेकिन एक ही स्ट्राइक में वह सबको खत्म कर देता है। पूरी तरह शॉक में लड़की पूरी ताकत से
मदद के लिए चिल्लाती है और दोनों युवक उस चीख की ओर दौड़ते हैं। मॉन्स्टर एक हाथ से उसे पकड़ता है और बंधे हुए गॉब्लिन्स की लाशों को कॉरिडोर में घसीटता है। लड़की माफी मांगती है और उसे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन मॉन्स्टर गुस्से में आकर उसे दीवार पर पटक देता है और वह बेहोश हो जाती है। दूर से रूडो और निश मॉन्स्टर को देखते हैं और आर्चर डर जाता है, सोचते हुए कि क्या उसके एरोस ऐसी क्रीचर को नुकसान भी पहुंचा पाएंगे। उसका दोस्त कहता है कि उसकी इंस्टिंक्ट्स सही थीं और पूछता है कि वह मॉन्स्टर क्या है। युवक पूछता है कि क्या उसे अजीब नहीं लगा कि पिछली मंजिल पर इतने कम मॉन्स्टर्स थे, और कहता है कि वजह यही नया मॉन्स्टर है। तब लड़का समझ जाता है कि गॉब्लिन्स को उनसे ऊपर फूड चेन में खड़े एक प्रेडेटर मॉन्स्टर मार रहा था। वह कहता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिटोरियल है और वे अकेले इसका सामना नहीं कर सकते। सोच में डूबा आर्चर लड़की को लेकर चिंतित होता है और चौंक जाता है जब वह कुरान को उठते और मॉन्स्टर की ओर जाते देखता है, जिससे उनकी पोजीशन लगभग खुल जाती है। आर्चर पूछता है कि वह क्या कर रहा है और लड़का जवाब देता है कि वह उसे बचाने जा रहा है क्योंकि वह अभी जिंदा है। दूसरा पूछता है कि क्या वह मरना चाहता है। निश कहता है कि वे चाहे भी तो अकेले इसे हरा नहीं सकते और पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या यह सेल्फ सैटिस्फैक्शन है या जस्टिस का भाव कि बिना सोचे वह जान जोखिम में डाल रहा है। रूडो कहता है कि ब्रेक के दौरान आर्चर ने उससे पूछा था कि क्या वह जिंदा महसूस करता है और वह बताता है कि उसने सच में ऐसा चाहा, लेकिन मॉन्स्टर की वजह से मौत के सामने खड़े होकर उसके दिल की गहराई में उसे लगा कि वह जीना चाहता है और वह फिर कभी खुद को ऐसे गिरने नहीं देगा। फिर वह कहता है कि वह लड़की को इसलिए बचाने जा रहा है क्योंकि वह चाहता है, और ऐसा सोच पाना इस बात का सबूत है कि वह जिंदा है। मिशी कहता है कि वह पागल लग रहा है और पूछता है कि क्या मॉन्स्टर का सामना करके इतनी बेवकूफी से मरना ही उसके लिए जीना है। कावन जवाब देता है कि किसी को उसके साथ आने की जरूरत नहीं, यह उसकी अपनी समस्या है। और यादों में वह अपने भाई सेरानो को देखता है जो उसे नाकाबिल कहता है और बोलता है कि उसके पास न पैसा है, न परिवार, न कोई साथ देने वाला, इसलिए वह पहले ही मर चुका है और उसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। रूडो कहता है कि उसे उस लड़के पर दया आती है, लेकिन वह फिर कभी मरा हुआ इंसान नहीं बनेगा, चाहे यह उसे तोड़ ही क्यों न दे। आर्चर उसका कंधा पकड़कर बीच में रोकता है और कहता है कि उसकी एक बहन है जो खून से जुड़ी नहीं है और दूसरे स्कूल में पढ़ती है। वह पूछता है कि वह अचानक यह सब क्यों बता रहा है। लड़का जवाब देता है कि वह वहां भी मरना नहीं चाहता क्योंकि वह अकेली रह जाएगी। निश आगे कहता है कि उस लड़की को ऐसे छोड़कर भाग जाना शर्मनाक होगा और अगर उसकी बहन ऐसी हालत में होती तो उसे उसकी मदद करनी ही पड़ती। वह सोचता है कि क्या वह अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा और अगर वह बहाना बनाकर भाग जाता तो यह उसे जीवन भर कचोटता, इसलिए वह कुरागन के साथ मॉन्स्टर को गिराने में मदद करेगा और मिलकर लड़की को बचाएंगे। कुराने कहता है कि वे दोनों सेल्फिश वजहों से कोई बेवकूफी करने जा रहे हैं और पूछता है कि क्या वह इसके लिए तैयार है। रूना हंसती है और कहती है कि आर्चर के दिमाग में भी कुछ गड़बड़ है। आर्चर शर्माते हुए कहता है कि एक आदमी को अपनी प्राइड रखनी चाहिए। सहमति बनने के बाद वे प्लान बनाने लगते हैं। निश अपने दोस्त से पूछता है कि वह कैसे करेगा क्योंकि सीधे हेड ऑन जाना बहुत रिस्की है। कुरान बताता है कि अगर दूसरा लड़े तो उसके पास एक आइडिया है और इसी के साथ दोनों योजना बनाने लगते हैं। लड़की होश में आती है और खुद को एक वुडन लॉन से बंधा हुआ पाती है जहां उसके साथ कई गॉब्लिन्स भी बंधे हैं और सामने वही मॉन्स्टर होता है। मॉन्स्टर उन्हें स्क्यूअर्स की तरह भून रहा होता है। तभी खाते खाते वह देखता है कि लड़की होश में आ गई है और डर के मारे वह जोर से चीखती है। इसी के साथ दोनों युवक हिलते हैं और अपना प्लान शुरू करते हैं। उसी पल आर्चर दौड़ते हुए कहता है कि रूडो की योजना सुनने के बाद उसे पूरा यकीन है कि वह लड़का पूरी तरह पागल है। लड़की निराशा में सोचने लगती है कि वह जिंदा बाहर नहीं जाएगी और मॉन्स्टर उसे आग में जलाने के बाद खा जाएगा। रोते हुए वह कहती है कि वह मरना नहीं चाहती। मॉन्स्टर देखता है कि वह फिर हिल रही है और उसकी ओर बढ़ता है। वह उसे गिरा देता है और जिस वुडन लॉग से वह बंधी है उसे उठाकर आग की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे फ्लेम्स करीब आती हैं वह पैनिक करने लगती है। तभी दोनों की नजर दरवाजे पर खड़े कुरान पर पड़ती है जो उससे आंखें बंद करने को कहता है। मॉन्स्टर लकड़ी छोड़ देता है और अपना आयरन क्लब उठाकर लड़के की ओर बढ़ता है। कुरान फायर एक्सटिंग्विशर निकालकर मॉन्स्टर के चेहरे पर स्प्रे करता है जिससे वह कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाता है। मॉन्स्टर के अंधा होते ही रिकुडो तबना की तरफ दौड़ता है और उसे खोल देता है। वह उसका नाम लेती है
लेकिन वह कहता है कि वह उसे नहीं जानता, बस मदद कर रहा है। अपने मन में वह सोचती है कि साफ है उसे वह याद नहीं है, और वह क्यों याद रखेगा। कुर्गने देखता है कि उसका नाइफ रस्सी नहीं काट पा रहा तो वह प्लान बी पर जाता है और पाइप को जोर से फ्लोर पर मारता है। यह सिग्नल समझकर आर्चर हैरान होता है कि उन्हें सच में इस क्रेजी प्लान को करना पड़ेगा। रूडो के पास आते हुए मिशी कहता है कि उसे प्लान पर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन वह बेस्ट शॉट लेगा और अगर मिस हो जाए तो उसे ब्लेम न किया जाए। सेंसेस वापस आते ही मॉन्स्टर कुर को लड़की के सामने देखकर गुस्से में दहाड़ता है, जिससे सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। रूडो पाइप उठाता है और फ्यूरियस मॉन्स्टर आयरन क्लब से हमला करता है। वह सोचता है कि एक भी गलत मूव सब खत्म कर देगा। अटैक पैटर्न देखकर वह क्यूरियत तूशी नाम की टेक्निक से मॉन्स्टर के वार को साइड में पैरी और रीडायरेक्ट करता है और सफलतापूर्वक ब्लॉक कर लेता है। उसे हैरानी और राहत दोनों होती हैं। वह कहता है कि बहुत समय बाद उसने यह टेक्निक इस्तेमाल की है, लेकिन मसल मेमोरी ने धोखा नहीं दिया। वह मेटल बार पकड़े डीमन जैसे मॉन्स्टर के सामने खड़ा रहता है। मॉन्स्टर फिर से अचानक वार करता है, लेकिन रूडो खुद को बचा लेता है। अब वह हेड ऑन टकराने की जगह अटैक वेक्टर थोड़ा बदलकर डिफेंस करता है। लड़ाई चलती रहती है। रूडो स्ट्राइक्स का इम्पैक्ट कम करने और मिनिमल फोर्स से काउंटर करने की स्ट्रैटेजी अपनाता है। वह मॉन्स्टर के पैरों पर वार करता है। बताया जाता है कि यह मॉडर्न केंडो की टेक्निक है। उसे अपने पिता याद आते हैं और वह मानता है कि उसने बचपन में सिखाई गई स्किल्स कभी नहीं भूली। वह मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद देता है। लड़की यह फाइट देखकर सोचती है कि यह अविश्वसनीय है और शांत रहने की कोशिश करती है। रूडो खुद को याद दिलाता है कि ये सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं जिनके पास प्रॉपर टेक्निक नहीं है। गुस्से में डीमन फिर हमला करता है। रूडो पूरी कोशिश से बचाव करता है। मॉन्स्टर लगातार ब्रूट फोर्स से वार करता रहता है। रूडो उसके रिस्ट पर एक प्रिसाइज स्ट्राइक लगाता है और सोचता है कि यह एनिमी सिर्फ ताकत पर निर्भर है। दोनों की लड़ाई और इंटेंस हो जाती है। डीमन स्पाइक क्लब से फिर हमला करता है, लेकिन रूडो वार झेल लेता है। वह मॉन्स्टर के सिर पर भी वार करता है, हालांकि मानता है कि इंसान पर यह ज्यादा आसान होता। मॉन्स्टर दर्द से चीखता है और कमजोर लगता है। लड़की हैरान होती है कि लड़का सब अटैक्स रोक पा रहा है और उसे इनक्रेडिबल मानती है। थोड़ी फटीग दिखने के बावजूद रूडो हार नहीं मानता। वह बताता है कि ब्लॉक्स का इम्पैक्ट उसके शरीर पर भारी पड़ रहा है और वह ज्यादा देर फाइट सस्टेन नहीं कर पाएगा। मॉन्स्टर फिर फोकस करता है और रूडो समझ जाता है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी काम नहीं बन रहा। डिफेंसिव रिट्रीट करते हुए वह अटैक्स डॉज करता है। मॉन्स्टर को स्टडी करके वह तय करता है कि फ्रंटल अटैक नामुमकिन है। वह डिस्टेंस से फाइनल स्ट्राइक की कोशिश करने के लिए तेजी से मूव करता है। डीमन का ध्यान खींचने के लिए वह आवाज लगाता है। मॉन्स्टर के कानों से स्मोक निकलने लगती है, जो अटैक की तैयारी का साइन है। मॉन्स्टर लड़की की ओर देखता है जो वुडन लॉग से बंधी है। वह उसी लॉग को उठाकर वेपन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लड़की चीखती है। रूडो समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत खराब है। डीमन ब्रूटल तरीके से लॉग से हमला करता है। बिल्डिंग के बाहर तक आवाजें गूंजती हैं, चीजें टूटती हैं। मॉन्स्टर लड़की को लॉग से बांधकर झूलते हुए हमला करता है। रूडो तेजी से भागकर बच निकलता है। डीमन दहाड़ता है। लड़की अकेली रह जाती है और अबैंडन महसूस करती है। फ्लैशबैक में प्लेग्राउंड दिखता है, जहां बचपन में दो लड़के लड़की को बुली कर रहे हैं और वह कोने में रो रही है। तभी रूडो आता है और पूछता है कि वे उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। प्रेजेंट में लड़की सोचती है कि रूडो हमेशा ऐसा ही रहा है, किसी और के लिए सब कुछ रिस्क पर लगाने वाला। वह बंदी हुई हालत में रोती है। बाहर से एक लड़का यह सब देखता है और कहता है कि वह फाइट में कूदने जा रहा है। वह देखता है कि रूडो मॉन्स्टर के सामने डटा है और उसे अमेजिंग मानता है, लेकिन समझता है कि वह लिमिट पर पहुंच रहा है। दौड़ते हुए वह कहता है कि बस 10 मीटर और डीमन को खींचे रखो। उसके कदम तेज हो जाते हैं। जगह पर पहुंचकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वह कहता है कि यहीं वह इस कहानी का अंत करेगा। रूडो मॉन्स्टर को ल्यूर करते हुए दौड़ता रहता है। एक पल वह पीछे देखकर आयरन बार से वार करने की कोशिश करता है। पूरी ताकत लगाता है, लेकिन ग्रिप ढीली पड़ जाती है और डीमन सीधा हिट मार देता है। रूडो दूर जा गिरता है, घायल होकर जमीन पर पड़ा रहता है। लड़की निराशा में यह सब देखती है। मदद को आया लड़का भी यह देख लेता है। सब रिकुडो का नाम चिल्लाते हैं। वह हिल नहीं पा रहा और हालात देख रहा है। आर्चर स्थिति को बेहद खराब मानता है और अपने दोस्त की सलाह याद करता है कि उसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही एम करना होगा और वह मिस नहीं कर सकता, क्योंकि यह सिर्फ एक ही मौका है और अगर वह असफल हुआ तो लड़का मर जाएगा। यह सोचते हुए मिशी अभी भी अनश्योर है कि वह एरो चला पाएगा या नहीं। वह टारगेट को हिट करने
की 3 कंडीशंस के बारे में सोचता है। एंगल, डिस्टेंस और परफेक्ट शॉट के लिए जरूरी सारी चीजें आइडियल नहीं है, लेकिन निशी जानता है कि समय बहुत कम है क्योंकि वह डिस्कवर हो सकता है। गहराई से सोचते हुए वह चाहता है कि मॉन्स्टर थोड़ा और पास आए और मुड़कर परफेक्ट एंगल दे। डाउट बना रहता है कि ज्यादा देर इंतजार करने से मौका चला जाएगा और इसी उथल पुथल में उसे रूडो की आवाज सुनाई देती है, जो घायल होकर जमीन पर पड़ा होने के बावजूद चिल्लाकर उसे शूट न करने को कहता है। इससे मिशी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसका दोस्त क्या चाहता है। रूडो जोर से कहता है कि मॉन्स्टर को कुछ मीटर और पास आने दो और वेट करने को कहता है, और फिर वह खुद जमीन से उठकर एक बार फिर डीमन के सामने खड़ा हो जाता है। यह सब नियरबाय छिपे हुए लड़के और वुडन लॉग से बंधी लड़की देख रहे होते हैं। लड़की रोते हुए रिकुडो को पुकारती है। मॉन्स्टर बेपरवाह होकर फिर पास आता है। थका हुआ रिकुडो खांसता है और झुकने लगता है। अचानक वह घुटनों पर गिर जाता है। डीमन को लगता है कि यही मौका है और उसकी आंखों से लाइटनिंग निकलने लगती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट फिर से जमीन से उठता है और आयरन बार को अपने सामने रखकर बचाव करता है। फिर भी वह सोचता है कि उसके पैर कमजोर पड़ रहे हैं और क्या वह मॉन्स्टर को कुछ मीटर और लीड कर पाएगा। गुस्से में अपोनेंट दहाड़ता है और दोनों की टक्कर लगातार जारी रहती है। मिशी इस रोर की इंटेंसिटी से चौंक जाता है। लड़की लॉग से बंधी हुई रूडो से भागने की भीख मांगती है, लेकिन वह दृढ़ एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि उसकी चिंता मत करो। डीमन को घूरते हुए लड़की निराश होकर पूछती है कि क्यों और कहती है कि वह बचाए जाने के लायक नहीं है। वह मानती है कि उसने हमेशा उस लड़के को छोड़ दिया और उसकी मदद के लायक नहीं है। एक स्कूल बिल्डिंग दिखाया जाता है जहां रूडो को लड़कों का ग्रुप पीट रहा है और लड़की देख रही है। वह हिम्मत जुटाने के बारे में सोचती है और अचानक आगे बढ़कर उन्हें रोकने को कहती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसका नाम लेकर बुलाता है। स्टेज सामने आता है और कोटोन से कहता है कि उसे ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और चोट लग सकती है। वह कहता है कि उसे बस अच्छा इंसान बनना चाहिए और वही करना चाहिए जो वह कहे। इस बीच रूडो पिटता रहता है। मैनिपुलेट होकर कोटोन कहती है कि वह तय की गई बात मानेगी। फ्लैशबैक के अंत में वह दोहराती है कि वह हमेशा कायर रही और अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाई और अब वह सिर्फ खड़े होकर सब देखते रहने से थक चुकी है। डीमन फिर हमला करता है। उसकी दहाड़ और तेज हो जाती है। गुस्से से भरा मॉन्स्टर फिर चार्ज करता है। तभी रूडो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर के वेपन का मोमेंटम कम हो गया है। इस ओपनिंग का फायदा उठाकर वह वार करता है, लेकिन डीमन का वेपन फिर से अटैक रोक देता है और लड़का दूर जा गिरता है। घायल होकर रूडो जमीन पर गिर जाता है। कोटोन भी डीमन के हाथों वुडन प्लैंक समेत फेंकी जाती है। दर्द और निराशा में जमीन पर गिरते हुए वह रूडो को पड़ा देखती है। मॉन्स्टर तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। लड़की घबराकर भागने को कहती है, लेकिन वह बेहोश सा पड़ा है। बिना ताकत के प्रोटैगनिस्ट मान लेता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। डीमन उसके ऊपर खड़ा होकर अपना वेपन उठाता है। तभी धीमी आवाज में रूडो निशी को सिग्नल देता है कि टारगेट सही डिस्टेंस पर है। वर्ड्स सुनने से पहले ही निशी बो और एरो के साथ रेडी होता है। वह डिस्टेंस और एंगल फिर से असिस्ट करता है और कहता है कि इतनी इजी शॉट वह मिस नहीं करेगा। मॉन्स्टर चौंक कर अपना ध्यान प्रोटैगनिस्ट से हटा लेता है। आर्चर तेजी से एरो छोड़ता है। एरो सीधा जाकर डीमन की आंख में लगती है। फ्लैशबैक दिखता है जो 10 मिनट पहले का है, जहां रूडो निशी को सिरिंज देता है और उसे इस्तेमाल करने को कहता है। मिशी पूछता है कि क्या यह वही है जो सकूरा ने बिल्डिंग में घुसने से पहले दिया था। रूडो समझाता है कि यह अनडाइल्यूटेड एथेनॉल है, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली लगभग 100% प्योर अल्कोहल। ब्लॉन्ड लड़की द्वारा दिया गया लिक्विड याद आता है। मिशी सोचता है कि वह लड़की ऐसा क्यों ले जा रही थी। फ्लैशबैक में रूडो अपने दोस्त को एरो पर अल्कोहल लगाने और मॉन्स्टर की आंख में शूट करने को कहता है। निशी को डाउट होता है, लेकिन रूडो भरोसा करता है। बताया जाता है कि अल्कोहल किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए डेडली पॉइजन है और थोड़ी सी मात्रा भी ब्लड स्ट्रीम में जाए तो मॉन्स्टर खड़ा नहीं रह पाएगा। आई के जरिए यह काम करेगा। निशी मानता है कि आइडियालॉजिकल है, लेकिन फीजिबिलिटी पर सवाल उठाता है। रूडो बताता है कि आई वल्नरेबल होती है। फायर एक्सटिंग्विशर दिखाते हुए वह कहता है कि वह टेस्ट करेगा। अगर मॉन्स्टर आंख ढके तो साबित होगा कि आंख इंसानों जैसी ही है। प्लान सिंपल लेकिन क्लियर है। रूडो शुरू करेगा और निशी खत्म करेगा। प्रेजेंट में लौटते हैं जहां एरो लगते ही डीमन दर्द से चिल्लाता है। आर्चर खुश होकर प्लान की तारीफ करता है। फायर एक्सटिंग्विशर टेस्ट सही साबित हुआ, प्लान काम कर गया। मजाक में वह कहता है कि उसने परफेक्ट 10 पॉइंट्स स्कोर किए। मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा एरो निकालने की कोशिश करता है। रूडो दोस्त से पूछता है कि उसे कैसा लगा। कोटोन सब कुछ इनक्रेडिबल मानती है। गुस्से में मॉन्स्टर एरो निकालकर फिर चार्ज करता है, लेकिन लड़खड़ाने लगता है। अल्कोहल असर दिखाने लगता है। जोरदार रोर गूंजता है। पूरी ताकत से मॉन्स्टर वार करता है। रूडो कुछ पल डिसोरिएंटेड होता है। फिर डीमन फिर हमला करता है, लेकिन वह किसी तरह डॉज कर लेता है। निशी घबरा
घबरा जाता है और अपने दोस्त को आवाज देता है। वह सोचता है कि एथेनॉल शायद पॉइजन की तरह काम कर रहा है, लेकिन यह तुरंत नहीं मारता। इसी बीच और ज्यादा गुस्से में मॉन्स्टर इमारत के बाहर से आगे बढ़ता है। टूटा हुआ ग्लास और डिस्ट्रॉयड वॉल्स दिखते हैं। दीवार में एक होल है और रूडो देखता है कि डीमन सीधे उसी तरफ आ रहा है। जब मॉन्स्टर हमला करता है तो लड़का टकराव का इंतजार करता है, लेकिन अचानक आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ लेता है। अपनी आखिरी ताकत लगाकर वह दुश्मन को होल की तरफ धकेलता है। वह उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत भारी होता है। लड़का और ज्यादा फोर्स लगाता है। तभी उसका ध्यान ऊपर जाता है और वह देखता है कि मॉन्स्टर ऊपर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। निशी भी यह देख लेता है और अपने दोस्त की तरफ दौड़ता है। वह भी मॉन्स्टर को कमर से पकड़ लेता है। दोनों की मिली हुई ताकत से वे दुश्मन को होल से बाहर धकेल देते हैं। डीमन नीचे गिरता है, लेकिन रिकुदा उससे चिपका हुआ साथ ही गिर जाता है। मॉन्स्टर चीखता हुआ जमीन पर टकराता है। प्रोटैगनिस्ट का कोई निशान नहीं दिखता। तभी लड़का हवा में पकड़ा हुआ दिखाई देता है। निशी तेजी से हरकत करते हुए अपने दोस्त को पकड़ लेता है और उसे ऊंचाई से गिरने से बचा लेता है। टकराने पर डीमन फर्श तोड़ देता है और उसके हॉर्न्स टूट जाते हैं। कोतो ने यह सब डर के साथ देख रही होती है, लेकिन अपने दोस्तों को सुरक्षित देखकर राहत और खुशी महसूस करती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि दोनों ठीक हैं। रूडो अपने दोस्त को आवाज देता है, जो पूछता है क्या हुआ। वह कहता है कि जो हुआ वह पागलपन था और पूछता है क्या उसका साथी बेवकूफ है। प्रोटैगनिस्ट की जान बचाकर संतुष्ट तीरों वाला लड़का नेशनल टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस का जिक्र करता है, जिससे मिशी उलझन में हंसने लगता है। लड़का मजाक करता है कि रूडो अभी भी रियलिटी से बाहर है। कोतो ने मदद मांगती है क्योंकि वह अभी भी रस्सियों से बंधी है। एक तेज रॉक की मदद से लड़के लड़की को आजाद कर देते हैं। निशी पूछता है कि क्या वह ठीक है, जबकि वह साफ तौर पर ट्रॉमाटाइज्ड है, और क्या वह खड़ी हो सकती है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, लड़की उठती है और सीधे रिकुदो के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। कोतो ने अपने दोस्त को बचाने के लिए धन्यवाद देती है। यह देखकर तीरों वाला लड़का कुछ समझने लगता है। वह प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि मामला क्या है और जोड़ता है कि इतना रिस्क सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए था, जिससे दोनों युवा हैरान रह जाते हैं। मजाक में निशी कहता है कि इतनी सुंदर लड़की को डेट करने के बावजूद रूडो बहुत शांत है, लेकिन कोतो ने बीच में कहती है कि वे कपल नहीं है। सारी घटनाओं से उलझा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह एक सवाल पूछना चाहता है और फिर पूछता है कि लड़की कौन है। यह सुनकर बाकी दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह मजाक है। तलवारों वाला लड़का कहता है कि यह हद है, लेकिन रिकुदो जोर देता है कि वह सच में नहीं जानता कि वह कौन है। कोतो ने कहती है कि यह सवाल सही है, क्योंकि इतने समय बाद उसे याद न होना नॉर्मल है। वह अपना परिचय तबन कोटोन के रूप में देती है और बताती है कि वह उसी स्कूल में पढ़ती थी। याद दिलाने की कोशिश करते हुए वह कहती है कि वे करीब थे और एक दूसरे को आकेयू-चन और कोटो-चन कहते थे। यह निकनेम सुनकर रिकुदो को याद आने लगता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वह वही लड़की है जिसे वह माफ नहीं कर सकता। एक और फ्लैशबैक होता है और प्रोटैगनिस्ट अपने पास्ट के दृश्य याद करता है। कोतो ने वह लड़की थी जिसे वह बचाना चाहता था, एक बैटल जिसे वह हार नहीं सकता था। एक सीन में वह एक लड़के को धक्का देता है जो लड़की को परेशान कर रहा था, और वह कहता है कि वहीं से अंत की शुरुआत हुई। ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात होती है जहां ब्रेक्स फेल हो गए थे। रूडो बारिश में 2 लोगों की लाशों के पास रोता हुआ दिखता है। वह कहता है कि उसका एक हिस्सा वहीं खो गया। पास में कोने के साथ रहने वाला लड़का कार का कोई टुकड़ा पकड़े होता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके अंदर चाइल्डिश माइंड के साथ डायबॉलिकल चालाकी और ठंडापन था। गुस्से में वह कहता है कि दूसरों ने उससे सब कुछ छीन लिया। एक दृश्य याद करता है जहां वह जमीन पर पड़ा है और उसके सिर पर पैर रखा गया है। अपने विचार खत्म करते हुए रूडो कहता है कि इन घटनाओं के दौरान वह अंदर से मर गया था। वह होश में आता है और प्रेजेंट में लौटता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। कांपते हुए प्रोटैगनिस्ट को अजीब लगने लगता है, जिससे सब भ्रमित हो जाते हैं। कोतो ने घबरा जाती है और पूछती है क्या हुआ। लड़के को शांत करने की कोशिश करते हुए वह कहता है कि कुछ नहीं है और अब वह ठीक है। निशी बीच में कहता है कि साफ है कि उसका दोस्त ठीक नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे याद आ गया है कि तबना कौन है। वह बताता है कि उसे याद नहीं था कि वे एक ही स्कूल से थे। लड़की माफी मांगती है और कहती है कि काश उसने पहले बात की होती, लेकिन वह कहता है कि उसने सही किया क्योंकि बुलिंग में फंसने से कुछ अच्छा नहीं होता। यह सुनकर कोने उदास हो जाती है। निशी कहता है कि सूरज डूबने वाला है और समय बर्बाद नहीं कर सकते। वह पूछता है
कि क्या लड़की उनके साथ चलेगी। वह हाँ कहती है। वह मानता है कि वह मुश्किल समय से गुजर रही है, लेकिन कहता है कि उसे समझना होगा। इसके बाद ट्रियो स्कूल में आगे बढ़ते हैं। लड़की मृत लड़के के लिए रोती और प्रार्थना करती है। मिशी एक ऐसी छिपकली पकड़ता है जो मुंह से आग उगलती है। फिर उन्हें एहसास होता है कि इमारत में कोई मॉन्स्टर नहीं है। रूडा समझता है कि बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद छोटे मॉन्स्टर आ सकते हैं। टीम फायर डोर्स और सेकंड फ्लोर का रास्ता सिक्योर करती है, जो काफी होगा। अब उन्हें रूफटॉप जाना है, जहां बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। रूफटॉप पर पहुंचकर वे 4 सर्वाइवर्स को पाते हैं। सभी अपने दोस्तों को लौटता देखकर खुश होते हैं और उन्हें मिशीज पेट्रोल कहते हैं। एक लड़का आर्चर की तरफ दौड़ता है और कहता है कि उसने कभी भरोसा नहीं खोया। दूसरा लड़का कोतोने को बुलाकर गले लगाता है। वह एसके है, जो कहता है भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। वह रूटो का नाम लेती है। निशी कुछ अजीब नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वह लड़का उसे जानती है। लड़का खुद को सुशिनु कोन का बॉयफ्रेंड बताता है। सकुर कहानी सुनकर हैरान होता है। कोतोने शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके रिश्ते को मानते हैं। वह कहता है कि उसे गर्व है कि सब बच गए। वह निशी को लड़की को बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन आर्चर कहता है कि असली धन्यवाद रूडो का है। समझाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने ही लड़की को बचाया। सकुर पूछता है क्या यह सच है। यह सुनकर वह हैरान होती है। रूफटॉप पर बातचीत जारी रहती है। स्टिक कहता है कि निशी ने पहले कहा था कि रूडो ने टेबा को आसानी से हराया था और पूछता है क्या यह वही लड़का है। रिकुदो जवाब देता है कि तुम्हें कुरान कहा जाना चाहिए। एक फ्लैशबैक में प्रोटैगनिस्ट को उसके बुली स्कॉलर से पकड़कर मजाक उड़ाते दिखते हैं। कोने का बॉयफ्रेंड प्रोटैगनिस्ट को धन्यवाद देता है और कहता है कि लड़की ने उसे बहुत परेशानी दी। रूडो कहता है कि यह कोई परेशानी नहीं है और सेकू उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब से वह उसकी रक्षा करेगा। वह रूडो से कहता है कि कोतोने को उसकी देखभाल में छोड़ दे। कोतोने को अलग ले जाकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, क्योंकि वह साफ तौर पर थकी हुई है, लेकिन वह जिद करती है कि उसे रिकुदो से कुछ कहना है। प्रोटैगनिस्ट और मिशी उलझन में है। सकूरा जो कुछ उसने देखा है उससे अभी भी हैरान है। लड़की को धन्यवाद देते हुए आर्चर कहता है कि उसके दिए हुए अल्कोहल ने उनकी जान बचाई। वह मॉन्स्टर और उसके शरीर की बनावट के बारे में समझाने लगती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से लेकर सर्कुलेटरी सिस्टम तक, और कैसे अल्कोहल ने काम किया। मिशी पूछता है कि उसके पास एथेनॉल के साथ सायरन क्यों था। वह जवाब सोचने के लिए रुकती है। तभी ओमा सेंजी बीच में आ जाते हैं और रूडो से पूरी सिचुएशन समझाने को कहते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद ग्रुप यह निष्कर्ष निकालता है कि हालात अनुकूल नहीं है। आर्चर बताता है कि तबनन के अलावा कोई और सर्वाइवर नहीं मिला, जो अच्छा संकेत नहीं है। बाकी बचे लोग यह सुनकर दुखी हो जाते हैं। बताया जाता है कि बिल्डिंग के लोअर फ्लोर्स सुरक्षित हैं, क्योंकि फायर डोर्स बंद हैं, जो सोने के लिए ठीक जगह है। मिशी कहता है कि इन हालात में वे थोड़ी देर और टिक सकते हैं। टीचर आदेश देता है कि सब सप्लाइज इकट्ठा करें और एक सिक्योर बेस ढूंढे। वह कहता है कि अब वह सिचुएशन संभालेगा। 2 लड़के ओमा का मजाक उड़ाते हुए उसे इडियट कहते हैं। छात्रों की आपसी मदद से एक नया बेस बनाया जाता है। सब रहने की जगह को व्यवस्थित करने लगते हैं। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता है। रिकुदो अकेले ही मृत बॉडीज उठाता दिखता है। कोतान कहती है उयामा का रिकुदो से सारी बॉडीज अकेले उठवाना भयानक है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है किसी को तो करना ही होगा और उन्हें बेस से हटाना होगा, इससे पहले कि वे डिकम्पोज होने लगे। लड़की पूछती है कि सारी बॉडीज इकट्ठा करने के बाद वह क्या करेगा। वह कहता है कि उन्हें दफनाना मुश्किल होगा। रूडो तय करता है कि बॉडीज को रूफटॉप पर ले जाएगा। वहां से हटाने का कोई और तरीका होना चाहिए। तबना उससे सहमत होती है। झुंझलाते हुए रूडो बॉडीज का बैग उठाए चलता रहता है और हालात की अजीबता पर टिप्पणी करता है। जिन बॉडीज को वह उठा रहा है उनमें एक लड़का भी है जो क्लास में उसे बुली करता था। अपने विचारों में खोया लड़का सोचता है कि सारे बुलीज और लापरवाह टीचर्स मरने के लायक हैं और अगर सब मर जाएं तो वह दिल खोलकर हंस सकेगा। उसी पल कोतो ने उसे रोकती है। वह निष्कर्ष निकालता है कि वह हंस भी नहीं पाएगा, जो सबसे बुरा एहसास है। रूडो जोड़ता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद से वह कभी हंस नहीं पाया और शायद यह डिवाइन पनिशमेंट है। टाना कहती है कि वह एक हीरो है और हमेशा रहा है, अब भी और पहले भी। हीरो शब्द सुनकर प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है। लड़की कहती है कि वह बॉडीज के साथ उसकी मदद करेगी। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वह श्योर है, क्योंकि यह किसी लड़की के लिए शॉकिंग सीन है, लेकिन वह कहती है कि ठीक है और यह ऐसी चीज है जिसे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तब लड़का कहता है कि ऐसे में वह वेलकम है। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी कोई फिर से कुर को पुकारता है। वह पीछे मुड़ता है और वह व्यक्ति रूडो पर हमला कर देता है। दोनों में फिजिकल फाइट होती है। तबना डर जाती है। यह लड़की का बॉयफ्रेंड है, जो गुस्से में पूछता है
कि प्रोटैगनिस्ट उसके साथ क्या कर रहा है। वह गुस्से में लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है कि इतनी घिनौनी चीज के लिए लड़के को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। रूडो जमीन पर पड़ा सब देखता रहता है, समझ नहीं पाता। स्टू उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि लड़का चालाक है जो सोचता है कि कोतो ने उससे गंदा काम करवा देगी और प्रोटैगनिस्ट को शर्म आनी चाहिए कि वह लड़की से इतना भयानक काम करवाना चाहता है। यह सब सुनकर कोतो ने बीच में आती है और अपने दोस्त का बचाव करती है। वह कहती है कि उसने खुद मदद की पेशकश की थी। बॉयफ्रेंड कहता है कि वह सब समझता है और उसे कोई शक नहीं कि रेस्क्यू के कारण लड़की को मजबूर किया गया। कोतो ने पूछती है कि वह क्या कह रहा है। सेको कहता है कि वह सबको बताएगा कि अभी क्या हुआ। प्रोटैगनिस्ट हालात से उलझा होने के बावजूद चुप रहता है। कोने फिर से लड़के का बचाव करती है और पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके दोस्त के साथ इतना भयानक व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन वह उसे चुप रहने को कहता है। रोनो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और लड़का जो चाहे कर सकता है। यह समझकर कि वह प्रोटैगनिस्ट को उकसा नहीं सकता, लड़की का बॉयफ्रेंड घबराकर हंसता है। वह कहता है कि लड़का प्रो की तरह ब्लफ करता है जबकि वह टूटने वाला है। आखिर में वह अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर कहता है कि उसका यहाँ कोई काम नहीं है। प्रोटैगनिस्ट बॉडीज उठाता रहता है लेकिन पीछे देखता है। उसी पल कोतो ने स्यू से खुद को छुड़ा लेती है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वह कहती है कि अब बहुत हो गया है। परेशान होकर लड़का पूछता है कि वह क्या कर रही है। दिल खोलकर लड़की कहती है कि पेरेंट्स की सोशल स्टैंडिंग की वजह से वह उससे शालीन थी लेकिन अब और सह नहीं सकती। लड़का समझ नहीं पाता और कहता है कि उसे लगा था कि वे हमेशा साथ रहेंगे। वह रोने लगती है जिससे बॉयफ्रेंड और ज्यादा बेचैन हो जाता है। रूडो बीच में आता है और कहता है कि वे कहीं और जाकर बहस करें क्योंकि उसके काम में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन उसे चुप रहने को कहा जाता है। वह फिर कहता है कि वह कोतोने से ट्रबल न करने को कह रहा है जबकि सता बार बार कहता है कि कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यह सुनकर लड़की हैरान होती है और कहती है कि प्रोटेक्शन की बात उसके बॉयफ्रेंड के मुंह से अजीब है और उसने खुद को बचाने के लिए उसे सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल किया। यह समझकर कि उसका भंडाफोड़ हो गया है, बॉयफ्रेंड उसे क्लूलेस कहता है और वह जवाब देती है कि उसे सब समझ आ गया है। फ्लैशबैक में वह पल दिखता है जब मॉन्स्टर्स ने हमला किया और सब भागे। कपल स्कूल हॉलवे में था। वह कहती है कि रूफटॉप सुरक्षित हो सकता है और अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। जब वे वहां पहुंचने वाले होते हैं, स्यू उसे धक्का देता है। कोतोने जमीन पर गिर जाती है और लड़का उसे छोड़कर चला जाता है। वह गिड़गिड़ाकर रुकने को कहती है लेकिन वह अनदेखा कर देता है। मॉन्स्टर्स लड़की के करीब आते हैं। डर के मारे वह पास के लॉकर को देखती है, मरना नहीं चाहती इसलिए कोतोने उसके अंदर छिप जाती है। पूरी कहानी सामने आने पर सैन गुस्से में कहता है कि यह झूठ है और वह विश्वास नहीं कर सकता कि लड़की ने ऐसा कहा, लेकिन त्वचा बनाना अडिग रहती है और कहती है कि जो हुआ उसमें वह गलत नहीं हो सकती। वह निष्कर्ष निकालती है कि वह उस व्यक्ति पर अब भरोसा नहीं कर सकती जिसे वह बॉयफ्रेंड कहती थी। वह जोड़ती है कि उसे हमेशा लगा था कि उन्हें कभी साथ नहीं होना चाहिए था। गुस्से में लड़की अपने एक्स से कहती है कि उसे भूल जाए और वह अपनी पूरी जिंदगी में उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। यह सब सुनकर सिदू कोतोने से पूछता है कि क्या उसके मन में रिकुदो के लिए कोई भावना है। वह जोर से हंस पड़ता है जिससे उसकी गर्लफ्रेंड उलझन में पड़ जाती है। लड़की घबरा जाती है कि उसने क्या सुन लिया। चिढ़कर वह उसे चुप रहने को कहता है और मुक्का मारने की कोशिश करता है। कहता है कि उसे वही करना चाहिए जो वह कहे। मुक्का पड़ने से पहले रिकुदो बीच में आता है और एक बार फिर लड़के का हाथ पकड़ लेता है। वह शांति से दोनों से कहता है कि उसे अपना काम शांति से करने दें। धैर्य से वह सिद का हाथ छोड़ देता है जो फिर टिप्पणी करता है कि रूडो की हमेशा से अलग ऑरा रही है, भले ही वह हमेशा हूलिगन्स से घिरा रहता था डेथ की तरह कपड़े पहने हुए। अंत में कोने के एक्स पूछता है कि जिसने भी रिकुदो को बुली किया वह सब मर क्यों गए। तब तबन बीच में आकर कहती है कि वह लड़का हद से आगे जा रहा है। इसके बाद सेदू बस हंसी उड़ाता है। रूडो कहता है कि वह उससे एक सवाल सीधे पूछना चाहता है। वह पूछता है कि उसके खिलाफ स्लैंडर कैंपेन क्या है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे स्यू कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाएगा। गुस्से में स्यू कहता है कि लड़का डार्क है और पूछता है कि वह एक मॉडल स्टूडेंट को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। स्यू लड़ने की कोशिश करता है और कोटोन बीच में आती है लेकिन उससे कहा जाता है कि वह दूर रहे। कंट्रोल खोकर एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि रूडो जैसा इंसान सबके भले के लिए यहाँ से चला जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट शांत रहता है। स्यू उकसाता रहता है और कहता है कि कुरोगाने कोई स्पेशल नहीं है सिर्फ इसलिए कि उसने मॉन्स्टर से फाइट की। रिकुदो नोटिस करता है कि सिगु कराटे स्ट्राइक्स के साथ आगे बढ़ रहा है जिससे लगता है कि उसकी रैंक ऊंची है और वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। रूडो उसे धन्यवाद देता है लेकिन कहता है कि वह फाइट नहीं करेगा, उसे कावर्ड कहा जाता है। लेकिन वह कहता है
कि उसे फर्क नहीं पड़ता। कुर्गन कहता है कि चाहे पसंद हो या न हो वह तबना का फ्रेंड है और इसी वजह से वह उसे हर्ट नहीं करेगा। रिफ्यूजल से एसटीआईयू पूरी तरह गुस्सा खो देता है और फिर भी लड़ने की कोशिश करता है। चिढ़कर चिल्लाता है कि रिकुदो को चुप रहना नहीं आता, लेकिन ईयर्स ऑफ डोजो ट्रेनिंग के कारण रूडो खुद को बचाना जानता है। वह पहला पंच डॉज करता है और किक भी मिस हो जाती है। सता समझता है कि जायंट मॉन्स्टर का सामना करने के बाद अब कुछ भी कुर्गन को हिला नहीं सकता। वह मानता है कि प्रोटैगनिस्ट की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। एक और स्ट्राइक के बाद रिकुदो डॉज करता है और एक्स बॉयफ्रेंड बॉडीज के बैग पर जोर से गिर जाता है। वह शॉक में बैग के अंदर एक कॉर्प्स देखता है। मजाक में कुरान पूछता है कि क्या वह बॉडीज उठाने में मदद करेगा और ज्यादा गुस्से में सतू लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है। तभी सब एक आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि निशी उन्हें देख रहा है। आचा पूछता है कि क्या हो रहा है। रूडो कहता है कुछ नहीं, लेकिन उसका फ्रेंड असहमत होता है। लड़कों के बीच टेंशन बना रहता है। निशी सब समझ जाता है और सस्पिशियस हो जाता है। वह के बोनेट से पूछता है कि क्या वह ठीक है। शेर हार मानकर कहती है कि सब ठीक है और वहां से चली जाती है। चिढ़ा हुआ वह आचा के पास से गुजरता है, जो सोचता है कि सिउ पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अच्छा है और कोटोन के प्रति उसकी ऑब्सेशन पर ध्यान देता है और उम्मीद करता है कि वह उसके लिए फाइट नहीं करेगा। रूटो पूछता है कि उसका दोस्त वहां क्यों है और निशी कहता है कि उसका टास्क खत्म हो गया था, इसलिए मदद करने आ गया। वह सारा काम रिकुदो पर छोड़ देने के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिकुदो कहता है कि कोई बात नहीं। दोनों फिस्ट बम्प करते हैं। तबना उनकी फ्रेंडशिप देखकर खुश होती है। वे बॉडीज को रूफटॉप पर ले जाने और बाद में नेक्स्ट स्टेप्स पर बात करने का फैसला करते हैं। समय गुजरता है और रात हो जाती है। सब शेल्टर में इकट्ठा होते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को देखता है। सप्लाईज का बॉक्स आता है जो कुछ समय के लिए काफी है। सब आयम को अनोइंग मानते हैं। मिशी कहता है कि उसे भूख नहीं है, जबकि रूडो तरह तरह का खाना खाता है और चेतावनी देता है कि अगर दोस्त नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। आचर सहमत होता है, लेकिन कहता है कि वह अभी नहीं खा सकता। तभी एक स्क्रीम सुनाई देती है जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। यह सकूरा है जो फोन देखकर सोच रही है कि वह काम क्यों नहीं कर रहा। मिशी उसके पास जाकर पूछता है और देखता है कि उसके पास फोन चार्जर है। लड़की कहती है कि उसे मिला और वह चार्ज करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया। लड़का सोचता है कि शायद पहले यूज हो चुका हो, लेकिन सकूरा कहती है कि नहीं, क्योंकि वह अभी भी रैप्ड था। वे कंक्लूड करते हैं कि जिन फोन से मॉन्स्टर्स निकले थे उन्हें कलेक्ट करना चाहिए। सकूरा उदास होती क्योंकि उसे लगा था कि वह ऑनलाइन जाकर इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकेगी। वह कहती है कि काश उसके पास इंटरनेट होता। कोने पूछती है कि बिना पावर इंटरनेट काम करेगा भी या नहीं। ब्लॉन्ड कहती है कि करेगा, क्योंकि यह डेवलपमेंट के लिए मॉडल सिटी है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। मिशी कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वह और जानना चाहता है। सकूरा कहती है कि अगर उसके पास फोन होता तो उससे मॉन्स्टर नहीं निकलता। तभी एक लड़का डिवाइस दिखाता है। यह कुरान है, जो पूछता है कि क्या यह ऐसा स्मार्टफोन है जिससे मॉन्स्टर नहीं निकलता। वह कहता है कि इंसिडेंट से पहले उसका फोन टूट गया था, इसलिए कुछ नहीं निकला। निशी अंदाजा लगाता है कि फोन ब्रोकन हो सकता है। कोने कहती है कि डिवाइस उसके फोन जैसा ही है और दोनों मैच करते हैं। उनका फ्रेंड ऑब्जर्व करके कहता है कि यह बहुत ओल्ड मॉडल है जो पहले इस्तेमाल होता था। बातचीत जारी रहती है और सकूरा सोचती है कि क्या फोन रिपेयर हो सकता है। वह फिक्स करने के वेज पर विचार करती है और कहती है कि उसे होप की एक झलक दिख रही है। अभी भी स्कूल में मिशी सबको वार्न करता है कि इस स्पेस पर हालात और खराब होंगे और जो फूड मिला है वह सिर्फ 3 दिन चलेगा। रूडो जोड़ता है कि वेपन्स बहुत कम है और स्टील पाइप अभी भी सबसे बेहतर ऑप्शन है। ब्राउन हेयर वाला लड़का समरी देते हुए कहता है कि सब बड़ी मुसीबत में है, लेकिन वह जोर देता है कि अभी भी होप है, क्योंकि कुक के मुताबिक सही टूल्स से कुरान का फोन फिक्स किया जा सकता है। और तचा के फोन के पास से जुड़ी बात आती है। ब्लॉन्ड लड़की हिचकिचाते हुए और जबरन स्माइल के साथ कहती है कि शायद वह फोन ठीक कर सकती है। बाकी स्टूडेंट्स उसे चिंता से देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट तंज में उसे पहले उसका फोन तोड़ने के लिए धन्यवाद देता है। गुस्से में बुली चिल्लाता है कि फोन ठीक करने से क्या फायदा होगा। तभी तुया जवाब देता है कि रिपेयर होने के बाद वे इंटरनेट यूज कर सकते हैं। सिचुएशन के बारे में जानने के लिए इसके अलावा वे दूसरे सर्वाइवर्स से बात कर सकते हैं और इमरजेंसी शेल्टर्स की इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। जैसे जैसे वह बोलता है, बाकी स्टूडेंट्स के चेहरों पर होप दिखने लगती है। कोटोन सकूरा से कंप्यूटर्स के बारे में पूछती है। सकूरा जवाब देती है कि फोन्स की तरह वे भी सब फ्राइड हो चुके हैं। रेस्क्यूड लड़की कहती है कि यह बात समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ समझाता है कि मॉन्स्टर्स आने के समय भले ही वे बंद थे, लेकिन कनेक्शन टर्मिनल्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ब्लॉन्ड लड़की अपने बाल पकड़कर कहती है कि यह फेनोमेनन उसका सिर दर्द करवा रहा है। सब चिंता में हैं, लेकिन निशी फोकस बनाए रखने की कोशिश करता है और कहता है
कि सिर्फ वही फोन जो केओस से पहले ही टूटा हुआ था उसके इंटरनेट एक्सेस करने की चांस है। वह जोड़ता है कि टॉप प्रायोरिटी उन लोगों से कांटेक्ट करना होना चाहिए जो रिकुटो की तरह लकी थे। रिकुटो सही टूल्स ढूंढने के गोल से सहमत होता है। स्टील पाइप वाला लड़का सकूरा से पूछता है कि क्या सच में जनरल डिस्काउंट स्टोर सबसे अच्छी जगह है। भले ही वह डाउटफुल दिखता है, लड़की कहती है कि उसे अच्छा आइडिया लगता है। दो डरी हुई लड़कियां भी बात में जुड़ती हैं और सजेस्ट करती हैं कि सबको तुरंत वहां जाकर वेपन्स और फूड ढूंढना चाहिए। सेंजी अमा चिल्लाकर रुकने को कहते हैं और बताते हैं कि वह इस प्लान के खिलाफ हैं क्योंकि यह बहुत डेंजरस है। कुरावन जवाब देता है कि अगर वे नहीं गए तो सूनर और लेटर सब सकम्ब हो जाएंगे। टीचर गुस्से में कहता है कि वर्स्ट होने से पहले रेस्क्यू की पॉसिबिलिटी है। आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। टीचर वार्न करता है कि हर जगह मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन लड़का पलटकर कहता है कि अच्छी बात यह है कि स्टोर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। रूडो जोर देता है कि अगर वे कार से जाएं तो प्लान काम कर सकता है और सेंजी से उन्हें ले चलने की रिक्वेस्ट करता है। टीचर यह सुनकर डरा हुआ फेस बनाता है। तुया कहता है कि यह ही एक रास्ता है क्योंकि पैदल जाने से कम डेंजरस है। डरा हुआ टीचर डिनायल में प्लान पर दोबारा सोचने की भीख मांगता है। वह चिल्लाकर कहता है कि जाना क्वेश्चन से बाहर है क्योंकि उसे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है और यह उनके बेनिफिट के लिए है। बो वाला लड़का सोचता है कि यह बड़ी प्रॉब्लम है। तभी सबको शॉक करते हुए कोटोन खड़ी होती है और डिसाइसिवली कहती है कि वह ड्राइव करेगी। निशी हैरान होकर पूछता है कि बिना लाइसेंस उसे ड्राइविंग कैसे आती है। वह समझाती है कि बचपन में उसके ग्रैंडफादर अपने फार्म पर उसे ट्रक चलाने देते थे। उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में डिस्कशन में घुसकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे दूर रहने को कहती है। सी पूछता है कि क्या वह श्योर है क्योंकि बाहर तो डेडली है और कार के अंदर भी सेफ नहीं होगा। यह सुनकर लड़की एंग्शियस हो जाती है। लॉन्ग हेयर वाली लड़की कहती है कि वह मरना नहीं चाहती, लेकिन इस हालात में उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और वह इस तरह एंड नहीं चाहती। वह जोड़ती है कि अगर जरा सी भी चांस है तो ट्राई करना बेहतर है। स्टील पाइप वाला लड़का एडमिरेशन के साथ कहता है कि वह उसकी बात समझता है और उसकी स्ट्रेंथ पर भरोसा कर रहा है। उसका बॉयफ्रेंड और भी फ्यूरियस हो जाता है। तभी अमा और ज्यादा गुस्से में चॉक बोर्ड पर मुक्का मारता है जिससे सब चौंक जाते हैं। वह चिल्लाकर पूछता है कि उसके बिना डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं और ऐलान करता है कि वह टीचर है जो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उन्हें मनमानी नहीं करने देगा। निशी बीच में बोलने की कोशिश करता है कि कुछ करना जरूरी है, लेकिन गुस्से से भरा टीचर उसे चुप रहने को कहता है। स्टूडेंट्स डर के मारे सुनते रहते हैं। टीचर चिल्लाता रहता है। तुया को सिर्फ एक ब्रैट कहता है और जोर देता है कि सबको वही करना चाहिए जो वह कहे। वह कहता है कि अगर रेशन किया जाए तो फूड एक हफ्ते चलेगा और सबको रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। वह सवाल करता है कि क्या स्टूडेंट्स नहीं देख रहे कि यही बेस्ट ऑप्शन है। ट्यूड पलटकर पूछता है कि टीचर को यह टेरिबल आइडिया क्यों नहीं लग रहा। टीचर उसे ऐसे बोलने पर डांटता है, लेकिन लड़का फिर भी सवाल करता रहता है जहां सच में सेफ है या नहीं और क्या टीचर ने मॉन्स्टर्स को देखा भी है। तभी सीलिंग से नीला स्लाइम टपकने लगता है। एक स्टूडेंट बोलता है कि कोई भी सेफ जगह नहीं है। तभी वह टैनी पर गिरता है और टैनी मदद के लिए चीखने लगता है। मॉन्स्टर उसके शरीर पर फैलने लगता है जिससे सब डर जाते हैं। उसी समय कुरान स्टील पाइप लेकर उस क्रीचर पर टूट पड़ता है और चिल्लाता है कि इन चीजों पर कॉमन सेंस अप्लाई नहीं होता और कोई सेफ जगह नहीं है। वह मारते हुए कहता है कि बस बैठकर इंतजार करने से हालात और खराब होंगे। स्टूडेंट्स डरते हुए पूछते हैं कि यह चीज क्या है। उधर टैनी घबराकर लगातार मदद की गुहार लगाता है। रूडो कहता है कि वह सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और उसे होल्ड ऑन करने को कहता है। वह एक बड़ा ब्लैंकेट उठाता है और निशी को बुलाता है जो कहता है कि वह समझ गया। स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि स्लाइम इंसानी फ्लेश को घोल देता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स और कपड़ों पर असर नहीं करता। फिर दोनों मिलकर 1 2 3 गिनते हैं। एक ब्लैंकेट फेंकता है और दूसरा टैनी को मॉन्स्टर से खींच लेता है। कजू डरते हुए पूछता है कि क्या सच में क्रीचर को टैनी से अलग कर लिया। स्टील पाइप वाला लड़का कई बार मारने के बाद समझ जाता है कि उसका डर सच था। मॉन्स्टर को कोई डैमेज नहीं हुआ। उसे याद आता है कि गेम्स में स्लाइम्स फिजिकल अटैक्स से रेजिस्टेंट होते हैं और सिर्फ मैजिक से कमजोर होते हैं। उसे आइडिया आता है कि इसे आग से जलाया जाए, लेकिन तुया को तरीका नहीं पता। तभी सकूरा आती है, एक फ्लैमेबल लिक्विड स्लाइम पर डालती है और मैच जलाती है। वह उम्मीद करती है कि यह काम करे और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लड़की देखती है कि मॉन्स्टर इवेपोरेट हो गया है। रिकुडो कहता है कि
कि आग इसकी वीकनेस लगती है और मदद के लिए धन्यवाद देता है। फिर उसे तानी याद आता है, लेकिन निशी बताता है कि दुर्भाग्य से वे देर कर चुके थे। तीता जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने दोस्त का नाम लेकर रोता है। सेंजी कंफ्यूज खड़े हैं और पूछते हैं कि यह सब क्या था। हीरो उनसे पूछता है कि अब उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आई या नहीं, अगर वे थोड़ा भी और देर करते तो सबका यही हाल होता। गुस्से में पूछता है कि क्या वे सच में रेस्क्यू का इंतजार करेंगे जो शायद कभी आए ही नहीं। टीचर जमीन पर गिर जाता है, रोते हुए कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और स्टूडेंट्स जो चाहे कर सकते हैं, स्कूल छोड़ सकते हैं। तुया कुरान कुजू और तबना रास्ते में मिलने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। चारों डिसाइड करते हैं कि जल्दी करनी चाहिए इससे पहले कि और थ्रेट्स आ जाएं। वे अमा की कार ढूंढ लेते हैं और की कोटोन को देते हैं। वह नोटिस करती है कि कार मैनुअल नहीं है। मिशी पूछता है कि क्या उसे चलाना आता है। लड़की कहती है हाँ, लेकिन मानती है कि वह मैनुअल की ज्यादा आदी है। ब्राउन हेयर वाला लड़का राहत की सांस लेकर उसकी तारीफ करता है। तभी सकुर पूछती है कि क्या उसे सच में जाना होगा। आचा कहता है कि हाँ, क्योंकि फोन ठीक करने के लिए पार्ट्स और टूल्स सिर्फ वही जानती है।